नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग संस्थान ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला का किया आयोजन। मत्स्य पालन योजनाओं को बढ़ावा देना, मछुआरों और तटीय गांव तक पहुंचना, मत्स्य पालन में विविध गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है कार्यशाला का उद्देश्य। CSIR के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने के लिए छात्रों के लिए एक कार्यक्रम हुआ आयोजित। छात्रों को कृषि, पोषण और सतत विकास में मोटे अनाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना था कार्यक्रम का उद्देश्य। छात्रों को मोटे अनाज को भोजन और कृषि परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाने के लिए भी किया गया प्रोत्साहित। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। आदिवासियों द्वारा उगाए गए मोटे अनाज सहित भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल के प्रदर्शन के लिए 100 से अधिक लगाए जाएंगे स्टॉल। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान हमून और हुआ तेज। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है उत्तर पूर्व की ओर। अरब सागर में चक्रवात तेज यमन के तटीय क्षेत्र को कर गया है पार और इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की है उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने मत्स्य पालन क्षेत्र में 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी और ज्ञान का प्रसार करने और देश भर में मत्स्य पालन विभाग और उसके संस्थानों की सफलता की कहानियों का प्रसार करने के लिए सोमवार को कोच्चि में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। मत्स्य पालन विभाग ने 15 सितंबर 2023 को मत्स्य संपदा जागृति अभियान शुरू किया, जो मछली पालक किसानों और 3477 तटीय गांव तक पहुंचने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन योजनाओं को बढ़ावा देना, विभिन्न मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रदर्शन करना, मछुआरों और तटीय गांव तक पहुंचना, मत्स्य पालन में विविध गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और क्षेत्रीय उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करना है। मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन, निदेशक ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया और देश भर में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि PMMSY को मछली उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, हार्वेस्टिंग के बारे में बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। ICAR CMFRI के तहत सफलता की कहानियों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत किया जा सकता है, जानकारी प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है और मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ साथ एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जा सकता है। CSIR NIS CPR के सहयोग से KAMP ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने के लिए छात्रों के लिए एक और ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किया। ये विशेष कार्यक्रम 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन को भारत के सफल प्रस्ताव की मान्यता के तहत आयोजित किया गया था। सत्र का उद्देश्य छात्रों को कृषि, पोषण और सतत विकास में मोटे अनाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। सत्र की मेजबानी आउटरीच कोऑर्डिनेटर KAMP अनिकेत अरोड़ा ने की। ज्ञानवर्धक कार्यशाला के दौरान डॉक्टर चारुलता ने मोटे अनाज के बारे में गहनता से बताया, जिससे छात्र इन अनाजों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पोषण संबंधी और टिकाऊ पहलुओं की सराहना कर सकें और इससे न केवल उनके ज्ञान का विस्तार हुआ बल्कि उन्हें मोटे अनाज को भोजन और कृषि परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
कार्यशाला ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को बढ़ावा देने और 21वीं सदी में इन अनाजों के सतत उपयोग के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में कार्य किया। अनिकेत अरोड़ा ने छात्रों और शिक्षकों को इस वर्ष विभिन्न CSIR प्रयोगशालाओं और इसरो केंद्रों पर KAMP द्वारा आयोजित आगामी वैज्ञानिक भ्रमण और शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्रामों के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अहमदाबाद हाट वस्त्रपुर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदि महोत्सव भारत की स्वदेशी विरासत के माध्यम से यात्रा शुरू करने के लिए एक अद्वितीय सेतु के रूप में कार्य करता है। इस आयोजन में कुल 100 से अधिक स्टॉल भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल, खाना पकाने की कला और आर्थिक प्रयासों के विभिन्न स्वरूप प्रदर्शित किए जाएंगे। इस आदि महोत्सव में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण के अन्य आकर्षणों के अलावा आदिवासियों द्वारा उगाए गए मोटे अनाज का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इसके अलावा महोत्सव में जैविक और शिल्प वस्तुओं की विशेषता वाले 74 स्टॉल होंगे, जो जनजातीय पेशकशों की पहल से ही व्यापक श्रृंखला में विविधता में एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ देंगे। जनजातीय भोजन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिनमें डांगी व्यंजन एक प्रमुख पाक आकर्षण के रूप में पेश किया जाएगा। अतिरिक्त 15 स्टॉल बंधन विकास केंद्र को समर्पित हैं, जो मशरूम, महुआ के फूल, नगाली मोटा अनाज, आम के अचार, बांस के सामान और जंगली शहद से तैयार किए गए उत्पाद हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान हमून और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और पश्चिम उत्तर में केंद्रित ये तूफान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज तड़के लगभग 2:30 बजे ये चक्रवात भीषण तूफान के रूप में बदल गया और इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने तथा खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को कल पार करने की संभावना है। इस बीच अरब सागर में चक्रवात तेज यमन के तटीय क्षेत्र को पार कर गया है और इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद है। तेज और हमून चक्रवात को हिंद महासागर में बने 2 चक्रवात के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे 2 चक्रवाती तूफान लुबान और तितली 2018 में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले की सौत नदी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक मिसाल देखी है। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि 70 से ज्यादा गांव व हजारों की आबादी मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएं और जुड़ जाएं, ऐसा कम ही होता है। जबकि संभल के लोगों ने ये करके दिखाया है। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की बहुत ही शानदार मिसाल पेश की है। अगर मन में जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो असंभव कुछ भी नहीं है। और इसी बात की एक अनुपम वानगी प्रस्तुत की है संभल के निवासियों ने। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लोगों ने जन भागीदारी की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को जिला प्रशासन के सहयोग से पुनर्जीवित कर दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक जाने वाली सोत नदी इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इसका पानी किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह कम होने से और अतिक्रमण बढ़ने से ये नदी विलुप्त हो गई थी। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहाँ पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून-जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहाँ पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहाँ पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। एसडीएम्स और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद
मनरेगा योजना के अंतर्गत बीडीओज के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया और साल के पहले 6 महीने में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी के रास्ते का पुनरुद्धार कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ और लोगों की मेहनत रंग लाई। सोत नदी पानी से लबालब भर गई और पुनः कल कल कर बहने लगी। हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। हमारी सरकार ने ऐसे मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी बहने लग गया उसमें और गाँव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। किसानों के लिए सोत नदी का पुनर्जीवन एक बहुत बड़ा खुशी का मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी की सुरक्षा के लिए इसके किनारे 10,000 से अधिक बांस के पौधे भी लगाए हैं। नदी को बहता देख किसानों को बहुत सुकून मिल रहा है। विलुप्त हो चुकी 112 किलोमीटर की सोत नदी को पुनर्जीवित किया जाना स्थानीय निवासियों की एक सराहनीय पहल है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए संबल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की लाड़ तहसील के सुदूर वलीवार गांव की सरपंच जैतूना बेगम का जिक्र किया था, जिन्होंने कोरोना के समय मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था। जैतूना बेगम ने मन की बात कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे हमें काफी मदद मिलती है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं तो हर एक गली कोचे में ये आवाज़ गूंजती है और पहुंचती है और सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी से तरह सुनते हैं। और हम जितने भी सरपंच हैं, पाँच छः हमारी पंचायत बाड़ी है, हम तो ज़रूरी सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम की वजह से हर एक स्कीम का हम फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये मन की बात का जो प्रोग्राम है ये हर वक्त ये प्रोग्राम होना चाहिए। हर वक्त ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और ये मन की बात वर्षों चले, ताकि जो लोग भी खबरदार नहीं वो खबरदार हो जाए और हर एक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और चेन्नई के ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद अनोखा काम कर रहे हैं। वे पिछले 30 साल से कबूतरों की सेवा में जुटे हैं। उनके पास 200 से ज़्यादा कबूतर हैं। वे उनके पानी भोजन का पूरा ध्यान रखते हैं। इन सारे काम में उनका पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वे डटे हुए हैं। ये हैं एम राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपने साधारण से घर में 200 से अधिक कबूतरों के साथ एक असाधारण सा बंधन बनाया है। वो अपनी मेहनत से अर्जित बचत का एक हिस्सा इन पंखों वाले प्राणियों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित करते हैं। राजेंद्र प्रसाद कबूतरों को दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना भी सिखाते हैं। अपने बचपन को याद करते हुए राजेंद्र प्रसाद फूस की छत वाले और बिना बिजली वाले घर में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं। मैंने अपने पिता के साथ काम किया, जो एक चित्रकार थे। मुझे प्रति माह 3 रुपये का मामूली वेतन मिलता था। आखिरकार मैंने 15 रुपये बचाए और अपने पिताजी के इनकार के बावजूद जब मैं 18 साल का था तो अपने पड़ोस से कबूतर खरीदा। मुझे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, इसलिए मैंने प्रकृति को वापस करने की ठानी। मुझे बचपन से ही पशु पक्षियों को देखकर उन पर प्यार आता था। सड़कों पर खेलते समय मेरा ध्यान अक्सर अपने पड़ोसी के कबूतर खाने की ओर आकर्षित होता था। इससे मुझे शांति का एहसास होता था और इसीलिए मैंने कबूतरों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। राजेंद्र प्रसाद अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा विभिन्न नस्लों के कबूतरों को लाने और उनकी देखभाल करने के लिए खर्च करते हैं। वो बीते 25 से 30 सालों से कबूतरों की सेवा कर रहे हैं। उनके घर में 200 से भी ज्यादा कबूतर हैं। वो पक्षियों की भोजन, पानी और स्वास्थ्य जैसी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चेन्नई से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन
सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव था 2100 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 23 अक्टूबर को धान 1770 रुपए पर बिका। इसी तरह हरियाणा की मुलाना मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2203 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2203 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव था 2203 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2203 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 अक्टूबर को धान का भाव था 1750 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे 290 रुपए उछलकर 2040 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 23 अक्टूबर को राजकोट, पुणे और लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गुलावटी मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 21 अक्टूबर को यहां लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 11,000 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,000 रुपए। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 13,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 23 अक्टूबर को लहसुन 3,500 रुपए पर बिकी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
पंजाब में कपास की चुनाई करें, यहीं धान के खेत की देखभाल करते रहें। किसान अमरूद की रोपाई करें, साथ ही लीची की भी रोपाई कर लें। इस समय ब्रोकली की रोपाई की जा सकती है। पंजाब में फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसी तरह पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान आलू की बुआई कर लें, यहाँ पालक की बुआई करते रहें। इसके अलावा शलगम बोएं, वहीं किसान गाजर की बुआई कर लें। पंजाब में धनिया की बुआई कर सकते हैं। किसान तोरई की भी बुआई करें। तोरई के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ संतरे की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में आलू की बुआई करें। इसके साथ ही तोरई की बुआई कर सकते हैं। तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी धान की कटाई कर लें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तिल की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में मक्के की कटाई का समय उपयुक्त है। किसान नींबू की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। मटर की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पद अधिकारी और स्वयं सेवक मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयदशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। योगी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पारंपरिक सिंदूर खेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। बिहार के गोपालगंज में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। इस भगदड़ में 10 अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया है कि प्रदेश मार्कफेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पद अधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जुटाई।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने सांस के रोगियों की तकलीफों को और बढ़ा दिया है। अस्पताल में अस्थमा और COPD के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत चालू वित्त वर्ष में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। रेलवे बोर्ड ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बोर्ड ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की है। अब रेलवे कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46% हो जाएगा। पहले कर्मचारियों को मूल वेतन का 42% DA मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए हरियाणा के सुनील जागलान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत भी की और सुनील जागलान ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना की। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।